पिछले 2 वर्षों से जानता हूँ। जो परमात्मा कहता है कि आपका चेहरा और चलन आपकी सेवा करे, आपको देखने में बिल्कुल वैसा लगता है कि देखने मात्र से ही हमारे में उमंग सा भर जाता है। अभी हम सुनेंगे कमला दीदी से कि किस तरह हम इंडिविजुअल लेवल पे भी भारत देश को महान बनाए रखने में अपना सहयोग दे सकते हैं। नाउ ओवर टू यू दीदी। थैंक यू विशाल भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव की, और हमारा देश ये पूरा वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। वैसे तो आजादी अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको एक साल नहीं, केवल 75वें साल नहीं, लेकिन सदा ही मनाने का एक उत्सव है, क्योंकि आजाद देश एम्पावर्ड नेशन माना जाता है, डेवलपिंग नेशन माना जाता है। और आज भारत की जो गरिमा है, भारत की जो स्थिति है, आज सारे विश्व में हर एक को अनुभव होता है कि भारत कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से बहुत महान है, विशिष्ट है, और उसका योगदान भी बहुत भिन्न तरीके से, अलग तरीके से बहुत बड़ा एक कार्य करने में, विश्व को एक बहुत अच्छा सहयोग देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए, आजादी का जब हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं, मुझे याद आता है अभी हाल ही में आदरणीय हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ब्रह्मा कुमारी संस्था में संबोधन दे रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, जो ब्रह्मा कुमारी इसका अपना थीम है इस वर्ष का, जब उसको लेकर हम चल रहे हैं और उस समय जब संबोधन कर रहे थे, तो आपने बहुत सुंदर एक दो अपने मन के भाव हम सभी के सामने रखे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के साथ हमें जुड़ने के लिए देश के संकल्प से जुड़ना होगा, और संकल्प के साथ साथ देश के सपनों को साकार करने के लिए भी हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो ये मन के भाव प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्त किए। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सराहना भी की कि कैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो पिछले 85 वर्षों से निरंतर रूप से अपनी इस यात्रा को, भारत को स्वर्ग बनाने की यात्रा को, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें भारत का मतलब ही हमारा भाव पूरे विश्व से है, परंतु मुख्य तौर पर भारत को सबसे पहले हम कैसे स्वर्णिम भारत बना सके, क्योंकि हम ये मानते हैं और ये पूरी तरह से समझते हैं, एक निश्चय के साथ समझ है कि एक समय था जरूर जब हमारा देश, हमारा भारत स्वर्णिम था, देवभूमि थी, प्रकृति के पांचों तत्व और सभी मनुष्य आत्माएं दिव्य पुरुष के रूप में सुखदायी थे। आज के समय में अगर हम खास विशेष आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं, तो प्रकृति के तत्व भी और मनुष्य आत्माएं भी इतने सुखदायी नहीं रहे। लेकिन हमें पता है जो हम थे, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारी गुण है, अच्छाइयां हैं, पॉजिटिविटी है, कभी भी अच्छाई खत्म नहीं होती है संसार से, हम ये मानते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान में जब हम सुनते हैं कि जो हम थे, हमें पुनः उस स्वर्णिम संसार को रचना है, तो इसी लक्ष्य के साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, वैसे देखा जाए, अगर हमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, अगर हम सही मायनों में अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो देश के प्रति हमारा संकल्प हो, विश्व के प्रति हमारे सपने हो, उसके प्रति हमारा योगदान कैसे होना चाहिए। मान लीजिए, अगर हम सोचते हैं आमतौर पे, जैसे लोग सोचते हैं कि ठीक है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हमारा व्यवहार थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। अगर इतना ही मात्र हम सोचते हैं, पॉजिटिविटी तो है इसमें, परंतु थोड़ी पॉजिटिविटी है।
अब देखो, मान लीजिए आज संसार का जो वाइब्रेशंस है, समझिए संसार के वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, समझो आज के समय में कि वो 40 के करीब फ्रीक्वेंसी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज संसार के वातावरण में पॉजिटिविटी की मात्रा 40 के रेंज में आ रही है और हमारे अंदर भी सकारात्मकता है, ऐसा नहीं कि सकारात्मकता लोगों में आज खत्म हो गई है, नहीं है तो सही, परंतु कितनी है? थोड़ी थोड़ी। अगर संसार का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का लेवल अगर 40 है और मेरे अंदर 40 तो नहीं है, संसार से हम थोड़ा बेहतर हैं, कई लोगों से हम थोड़ा बेहतर सोचते हैं, कई लोगों से हम थोड़ा बेहतर सभ्यता और सम्मान को बनाए रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अगर हमारी अपनी पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए 50 पर हम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दुनिया से तो हम अच्छे ही हैं, दुनिया के लेवल पर तो नहीं है, कई लोगों से हम बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर हम 40 और 50 का रेशियो देखें, अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, तो अगर हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 50 है तो हम पूरे रिस्क में हैं, ज्यादातर हम रिस्क में है कि कभी भी देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अस गेटिंग पुल्ड डाउन बाय द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, वर्ल्ड्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। अगर वो 40 पर वाइब्रेट हो रहा है और हमारी फ्रीक्वेंसी 50 पर है तो हम बहुत नजदीक हैं उस वाइब्रेशंस के। थोड़ी सी कोई बात होगी, थोड़ी सी कोई परिस्थितियां आएगी तो हम भी बहुत आसानी से 40 पर जा सकते हैं। इसका मतलब जैसे दुनिया में भय का वातावरण है, जैसे दुनिया में एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, थोड़ा सा हलचल ज्यादा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा है, फिर हमारा मन भी थोड़ा थोड़ा डरने लगेगा, फिर हमारे मन में भी नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, फिर हमारे अंदर भी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन का असर दिखने लगेगा, वो आज हमको भी फील होगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी रखना आज के समय के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हमें देश को महान बनाना है, देश को सशक्त करना है, देश के सपनों को पूरा करना है, तो पहले हम खुद की शक्ति को अगर बढ़ाएंगे, खुद के वाइब्रेशंस को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, तभी तो हम विश्व में या कहें अपने देश में, क्योंकि वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, तो हमारे घर का वातावरण हमारे अपने वाइब्रेशन से, अपनी सोच से, वाणी से, व्यवहार से बनता है। अगर हमारे घर का वातावरण हमारे से बनता है तो हमारे ऑफिस का वातावरण भी हमारे से बनता है, और हमारे घर, ऑफिस, समाज, अड़ोस पड़ोस, राज्य, देश और विश्व तक पहुंचता है। क्योंकि हमारी सोच क्या है? थॉट इज एन एनर्जी, और हम जिस प्रकार के थॉट्स को क्रिएट करते हैं वो हमारा योगदान बन जाता है विश्व का वायुमंडल बनाने में। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये पर्याप्त नहीं होगा कि थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी हम रखें। आज के समय में हमें बहुत अधिक पॉजिटिव होना पड़ेगा, बहुत अधिक शक्ति, माना मन की स्थिति को श्रेष्ठ उठाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए विश्व का वायुमंडल 40 पर वाइब्रेट कर रहा है, 50 पर वाइब्रेट कर रहा है, कम से कम हमें 80-90 पर तो रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर ग्राउंड फ्लोर में कोई दिक्कत हो रही है तो जो व्यक्ति 6th फ्लोर पर है, 7th फ्लोर पर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे क्या चल रहा है, इतनी ज्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जो 1st फ्लोर पर होगा उनको हमेशा ही हर उस चीज की आंच आती रहेगी जो ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है। ऐसे ही अगर हमें अपने देश को महान बनाना है, अगर विश्व को महान बनाना है, स्वर्णिम देश का निर्माण करना है, तो पहले हमें अपने श्रेष्ठ मन की स्थिति का निर्माण करना है। तो उसके लिए हम क्या करें? जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी में जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, आज से 85 वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा की आज्ञा अनुसार, निर्देश अनुसार, ज्ञान अनुसार एक बहुत सुंदर लक्ष्य हम सबके सामने, अपने सामने भी और हम सबके सामने रखा
कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और इसी लक्ष्य को लेकर आज ब्रह्मा कुमारी अपना योगदान हर एक क्षेत्र में समाज के हर वर्ग को इस योगदान को पहुंचा रही है। कैसे? स्व परिवर्तन के द्वारा, धारणा को अपना करके। तो क्या हम ऐसी धारणाएं बनाएं, क्या हम अपनी ऐसी सोच रखें, क्या ऐसी विचारधारा बनाएं, कैसे मन को सशक्त करें? देखिए, सबसे पहले मूल सिद्धांत जैसे हम लोग सीखते हैं इस ईश्वरीय ज्ञान में, बहुत अच्छे मूल सिद्धांत की बातें जब हम सीखते हैं तो कैसी भी परिस्थिति में शुभ सोचना, श्रेष्ठ सोचना और सही सोचने की शक्ति पैदा करना, ये पहले हमारी मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में ये बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरती है। तो क्या देश के निर्माण के लिए, क्या हम खुद की निर्माणता, खुद को निर्माण करने में अपना समय देते हैं? देना तो चाहिए, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति के अंदर मम भाव आ जाता है, सम भाव आ जाता है और अपने व्यक्तिगत प्राप्तियों से जब इंसान ऊपर उठता है, तभी हम विश्व के लिए सोच पाते हैं, तभी हम देश के लिए सोच कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं सही मायनों में, प्रैक्टिकली। तो हम क्या करें? तो हम लोग ये अपने ब्रह्मा बाबा से और अनेक दादियों से रोजमर्रा के उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के ये सीखते हैं। कैसे हम देखते हैं कि कैसे हम हर परिस्थिति में अपनी मन की स्थिति को सदा ही श्रेष्ठ बनाने के कार्य में तत्पर रहे। ये एक निरंतर प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हम राजयोग का अभ्यास निरंतर रूप से रोज करते हैं, उससे हमारी मन की स्थिति पर निरंतर कार्य होता है। विचारों को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया में निरंतर कार्य होता है। जब हम निरंतर खुद के मन की स्थिति को बनाने में जुट जाते हैं, मन की श्रेष्ठ स्थिति को बनाने में अपना समय देते हैं, अपने को बनाने में समय देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होने लगती है। अर्थात हम सभी सिद्धि स्वरूप बनते हैं और जो हम सोचते हैं उसको करने की ताकत पैदा होती है। तो आज देखिए, देश को महान बनाने में बहुत लोगों का अलग अलग योगदान रहता है। कोई कुछ, दीदी आपका म्यूट हो गया। दीदी आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी। तो देश के प्रति योगदान करने में हर बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से, आज हम सुनेंगे, नेहा जी को भी सुनने वाले हैं, मैं उनको मिली हुई कई बार, तो वो समाज की सेवा में कितने प्यार से, दिल से, उदारता से सेवा करते हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है योगदान देने का। लेकिन हम ये मानते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम न केवल स्थूल चीजों के द्वारा, न केवल अपनी वाणी के द्वारा, परंतु कैसे हम अपनी आंतरिक मन से श्रेष्ठ संकल्पों से सहयोग दें, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का सहयोग दें, जो कि आज के समय संसार को बहुत आवश्यक है। कैसे हम अपनी मन की शक्ति से अनेकों के मनों का बल बढ़ा सके, कैसे हम अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं से, अपने श्रेष्ठ चिंतन के बल से, अपने योग और तपस्या के बल से, अपने जीवन के बल से, अपने मन से कैसे हम विश्व को, समाज को, हर एक व्यक्ति को और हर इस भारत के नागरिक को विशेष तौर पर हम कैसे अपनी सहयोग को पहुंचा सके। इसके लिए खुद के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। इस मूल मंत्र को हम स्मृति में रोज रखते हैं और निरंतर अपने प्रयास में ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। हम लोग ब्रह्मा बाबा से और अपनी दादियों से और हमारी जो भी तपस्वी आत्माएं हैं उनसे सीखते हैं कि हमेशा अपने मन बुद्धि में केवल अपने लिए संकल्प नहीं रखना है, परंतु सदैव हमारे मन और बुद्धि को विश्व नजर आता रहे,
हमारा देश नजर आता रहे, हमारे देश के वासी नजर आते रहे, जन जन का कल्याण नजर आता रहे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज ये विश्वविद्यालय पूरे विश्व के अंदर इस श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर परमात्मा की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। और हमें पूरा यकीन है, यकीन के साथ निश्चय है कि परमात्मा की प्रेरणाओं से, परमात्मा ज्ञान से और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम विश्व का नव निर्माण सभी आपस में मिलजुल करके जरूर करके ही रहेंगे। और इस देश में भारत को फिर से स्वर्णिम भारत, स्वर्ग को इस धरा पर जरूर लेकर के आएंगे। क्योंकि जहां परमात्मा पिता का साथ तो हो नहीं सकता कि वो कार्य पूरा ना हो। तो परमात्मा का साथ और हम सभी मनुष्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प और संकल्प के साथ साधना का साथ, तो ऐसे ही श्रेष्ठ लक्ष्य को पूर्ण करने के मार्ग में ये संस्था कार्य कर रही है और अपना योगदान अपने तन से, मन से, धन से, समय देकर, अपनी विशेषताएं देकर, अपने गुणों का सहयोग देकर कर रहे हैं। हमारा भारत जरूर स्वर्ग बनेगा और भारत का प्रकाश, स्वर्णिम भारत का प्रकाश सारे विश्व में फैलकर विश्व को भी एक शांतिमय दुनिया बनाएगा ही। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। दीदी आपका हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपने कितना सार रूप में हम के सामने रखा कि किस तरह हम इस भारत देश को महान बना सकते हैं। आपने कैसे बताया कि अब साधारण रूप से हमें नहीं चलना, अपने हमें अपनी वाइब्रेशंस को इस संसार की वाइब्रेशन से बहुत ऊपर रखना होगा। साथ ही किस तरह आपने एग्जाम्पल लिया ब्रह्मा बाबा का, किस तरह हम स्वयं परिवर्तन से अपना विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं परिवर्तित नहीं होंगे तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। कितना आपने बताया कि किस तरह हम जब अपने आप को परिवर्तन करेंगे तभी हम संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब वो समय आ गया जिसका हम सभी को बहुत देर से इंतजार था, या कहें कि आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेहा तिवारी जी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सभी की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच विशाल। दीदी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो दीदी आपके बारे में बताने को बहुत कुछ है, शायद ये पूरा समय ही उसी में निकल जाएगा। इतना आपके मैं जब पढ़ रहा था तो इतना कुछ था, लेकिन अभी हमें संक्षिप्त में आपका परिचय सबको देना होगा। दीदी आपने अपना स्टडी दीदी ने अपना स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस में किया है और दीदी एक मल्टीनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हेडविग एंड रॉबर्ट सैमुअल फाउंडेशन, दीदी उससे पिछले सिंस 2005 से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अभी एज ए कंट्री डायरेक्टर दीदी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस संसार में सोशल इक्विटी के लिए या कहें सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपना महत्वपूर्ण, अपना ये कहीं समर्पित रूप से ही कह सकते हैं, हम अपनी सेवाएं इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से दे रहे हैं। दीदी ने जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह गरीब बच्चों को कहाँ से उठाकर, मतलब कि जब मैंने पढ़ा कि कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें फैशन डिजाइनिंग सिखा के उसके साथ साथ उनके जो आज, ताकि वो बच्चे एक मॉडर्न समय में औरों से कम्पीट कर सके, उन्हें कंप्यूटर सिखाकर, उन्हें इंग्लिश सिखाकर या और उन्हें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देकर, जब मैंने देखा कि किस तरह वैल्यू के भी पैरामीटर इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किए हैं, कैसे वैल्यू के मार्क्स हैं, कैसे उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है ताकि वो पूरे विश्व में, मतलब कि पूरे मॉडर्न जमाने में औरों से कम्पीट कर सके। खासकर जब मैं पढ़ा कि कैसे कैसे बच्चे, यानी कि हजारों एग्जाम्पल हैं, कोई टैक्सी चलाने वाले का बेटा है, कोई ढाबा चलाने वाले का बेटा है, किस तरह है वो अपने सर्वाइवल से ऊपर उठकर, मतलब कि आज वो किस मुकाम पर है, कोई 1.5 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई 1 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई फॉरेन में अपनी सर्विस दे रहा है। किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और दीदी अगर हम एक लाइन में इसको समअप करें, अगर आत्मनिर्भर भारत का कोई सिंबल देना हो, उससे आपसे बेहतर चेहरा शायद हमें नजर ना आए। किस तरह आप सभी को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहे हैं। अभी आप दीदी ये भी पढ़ रहा था कि आपको रीडिंग का, पेंटिंग का भी शौक है।
आप एनिमल लवर भी हैं। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप सीधा आपकी तरफ जाऊंगा ताकि आप अपने अनुभवों से हम सबको बता सके कि आपने किस तरह भारत देश को महान बनाने में अपना योगदान दिया और किस तरह हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ ओवर टू यू दीदी। Okay, definitely, Vishal. Thank you so much. सबसे पहले तो I would like to thank ब्रह्म कुमारीज कि उन्होंने ये opportunity दी कि I could be a part of this valuable lectures या interactions कह सकते हैं। And Sister Kamla, जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब attraction होता है कि how calm you look and कितने आराम से आप चीज़ें बताते हो जो शायद मेरे को इनकलकेट करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आई गेट वेरी एक्साइटेड, पैशनेट हो जाती हूँ, बट जितने सरलता से और कितनी पैसिवली एंड ट्रैंक्विलिटी से आपने सब कुछ समझाया, तो डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है भी हम लोगों को, एटलीस्ट मुझे। So, जैसे विशाल बता रहा था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हूँ जिसका नाम सैमुअल फाउंडेशन चैरिटेबल इंडिया ट्रस्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हेडविग एंड रॉबर्ट एक चाइल्डलेस कपल थे जिनके पास बहुत पैसा था और उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने सारी अपनी संपत्ति इस तरह से चैनलाइज की कि उससे जितना भी रेवेन्यूज अर्न होते हैं वो गरीब बच्चों की सहायता के लिए लगाए जाएं एंड स्पेशली उनको एम्पावर किया जाए। एंड जैसे कि आप सब लोग अग्री करेंगे कि एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है एजुकेशन। एंड वी थॉट कि एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उसी के थ्रू बच्चे they become independent, especially country like India जहाँ पर फीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। आज का समय डिफरेंट है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन 27 इयर्स पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था तब इतनी अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं थी फीमेल जेंडर के लिए। एंड तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द यूथ irrespective of the sex, so मेल हो या फीमेल हो, and if they are considered youth मतलब 17 से 25 साल 10th पास होना चाहिए। एंड हमारा इंडिया में सिर्फ वी हैव वन स्किल जो कि फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और 15 महीने का जब बच्चे ये कोर्स करते हैं सो हमारी कोशिश रहती है कि उनको हम एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सके। ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कि वो एम्प्लॉयबल हो सके, उनकी वैल्यू सिस्टम बढ़ सके, उनकी अगर मेडिकल कोई कंडीशन है वो ठीक हो सके, मतलब जिस तरह से भी उनको हमें सक्षम बनाना होता है। ये एक उद्देश्य होता है फाउंडेशन का। सो बच्चे हर साल आते हैं आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस। फाउंडेशन ये बिलीव करता है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है और सबके पास होती हैं, बट जो पर्सन अपना 100% दे सकता है, उतना हार्डवर्क कर सकता है, सिर्फ हम उन्हीं को मौका देते हैं। सो एक तरह से हम कहें कि हम बेस्ट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड को लेते हैं। हम बहुत लोअर तबके वाले अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप को नहीं केटर करते। वी केटर फॉर, जैसे जैसे विशाल ने बताया, टैक्सी ड्राइवर के बच्चे हो गए, गार्ड्स के बच्चे हो गए, जिनमें एजुकेशन है एंड दे हैव दैट ज़ील कि मुझे पॉवर्टी के चंगुल से बाहर निकलना है। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। अगर हम उससे नीचे वाली सतह पे जाते हैं तो वो बच्चे पहले ही गिव अप कर चुके होते हैं एक तरह से, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम उतना इन्वेस्ट कर सके उन बच्चों पे। सो हम फोकस करते हैं उन बच्चों को जिनके पास एक उम्मीद होती है, एक आगे बढ़ने का प्रोत्साहन होता है। एंड सो जैसे बच्चे आते हैं, सो एम्प्लॉयबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको compete करना है उन बच्चों के साथ जो कि पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हैं, 3-3, 4-4 साल के कोर्स किए हैं, फॉरेन डिग्रीज है जिनके पास, एंड उनके साथ जब compete करना होता है तो इट इज़ नॉट जस्ट द स्किल नॉलेज, उसके साथ साथ उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हैं बच्चे, फैशन से रिलेटेड है हमारा, बट जनरली स्टूडेंट्स जाते हैं तो मर्चेंडाइजर्स बनते हैं, सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, सो उसके लिए क्वालिटी ऑडिटर्स। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे आर एट पार विद द पर्सनालिटीज जो ये पब्लिक स्कूल के बच्चों की होती है।
एंड बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर है तो क्वालिटी थोड़ा सा लैक करते हैं बच्चे, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन हो, चाहे वो उनका सोचने का तरीका हो, चाहे उनका इंग्लिश, कंप्यूटर या बेसिक हिंदी भी नहीं लिख पाते बहुत से बच्चे। सो हम लोग एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं। फर्स्ट डे की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो एक्चुअली होती है हाउ टू यूज अ वॉशरूम, कि आप वॉशरूम जाओगे, मतलब इतना बेसिक से हम सिखाते हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मतलब देयर इज सम पार्ट व्हिच इज मिसिंग। हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो बच्चों की बहुत सारी पर्सनालिटी की क्लासेस होती हैं, कंटिन्यूअस इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 महीने का जो कोर्स है जिसमें 12 महीने वो हमारे साथ रहते हैं और 3 महीने एक्सपोर्ट कंपनीज में जाते हैं एंड जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। सो ये सब कुछ फाउंडेशन करता है। फाउंडेशन को डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, वी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है डिसिप्लिन को लेके, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के होते हैं उनको कभी सिखाया ही नहीं जाता कि डिसिप्लिन होता क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स भी इतना पढ़े लिखे नहीं होते, घर में गाली गलौज का माहौल होता है। सो सब कुछ तरीके से सिखाना पड़ता है हम लोग को। फाउंडेशन ये भी करता है कि बच्चे को आने जाने का किराया दे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे बच्चों को। न्यूट्रिशन खाना सबके घर में होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। फूड आज इंडिया में फूड की प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी हैज फूड, पर उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट कभी कभी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत फिजिकल लेबर करने में दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं और हर रोज़ बच्चों को प्रोबायोटिक मिल्क, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। Then almonds every single day, each student gets almonds, soaked almonds मिलते हैं सारे बच्चों को, ताकि it helps them in immunity develop करने में, brain sharp करने में। तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशन करता है। वी ऑल्सो ट्राई कि जब बच्चे घर से हमारे फाउंडेशन तक आते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत दूर से आते हैं। हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक उत्तम नगर में है और एक सेंटर हमारा लाजपत नगर गढ़ी में है। अगर हम उत्तम नगर की बात करें तो बच्चे फरीदाबाद से भी आते हैं, बच्चे नोएडा से भी आते हैं, तो आने जाने का किराया बहुत लगता है। एंड हमने देखा कि कुछ बच्चे एजुकेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आने जाने का किराया इतना ज़्यादा है। तो अब हम लोग हर बच्चे को आने जाने का किराया देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। एक रूल है कि आपकी अटेंडेंस 95% होनी चाहिए एंड आपके मार्क्स 65% होने चाहिए हर महीने, ताकि यू गिव योर बेस्ट एंड वील हेल्प यू थ्रू आउट। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ये भी चीज़ मैंने देखी है कि जो लोअर लेवल से लोग आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको ये लगता है कि दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट फील कि हम क्या कर रहे हैं। एंड इसी प्रिंसिपल को लेते हुए एक चीज हमने की है कि हम सोशल वर्क इज अ इंक्लूसिव पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। हर बच्चे को एटलीस्ट 3 सोशल वर्क करने चाहिए। हमारे टाई अप्स है, ओल्ड एज होम से है, ऑर्फनेज से है, मेंटल असाइलम से है। बच्चे यहाँ जाते हैं और अपना योगदान देते हैं, चाहे उनके कपड़े धोएं, चाहे वहाँ सफाई करें, खाना बनाएं। खाना बनाना वैसे आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं वहाँ पे, बट हाँ फिजिकली जाके अपना लेबर दे ताकि उनमें ये हैबिट बन सके। एंड वेरी हैप्पी कि आई वोंट से कि 100% में बच्चों में ही परिवर्तन आ जाता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे भी इस प्रिंसिपल को लेके जाते हैं। अपना सेलिब्रेट, अगर बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करना है तो वो जाते हैं मेंटल असाइलम में, केक लेके जाते हैं, ट्रॉफीज लेके जाते हैं, दिवाली है, ईद है, सो दे शेयर इट। तो ये सब कुछ बहुत सेटिस्फाइंग है। और जिस तरह से बच्चों के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, किस तरह से बच्चे उसे फाइट करते हैं, दैट इज एन इंस्पिरेशन कि
इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी बच्चे लगे रहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू कम आउट ऑफ ये जो सर्कल एक पॉवर्टी का, जिसको हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं। एंड मैं पर्सनली और जितनी भी टीम है हमारी इंडिया की, सब लोग मिल के बहुत मेहनत करते हैं ताकि जो हमने एक सपना दिखाया है बच्चे को, वो साकार हो सके। और सारे बच्चे जितने पास आउट होते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 95% बच्चे काम करते रहते हैं। कुछ पर बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, जिनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, बट 95% बच्चे आज वेरी प्राउडली हम कह सकते हैं कि आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये लग रहा है बहुत कम, पर बहुत ज्यादा काम होता है। हर एक बच्चे को इवैल्यूएट करना, कॉन्स्टेंटली उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना, कॉन्स्टेंटली उनको स्किल में बढ़ाना, एंड ऑब्वियसली डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, बट सुनने में शायद कम लग रही है क्योंकि बहुत जल्दी मेरा कंटेंट ही खत्म हो गया, बट दैट इज ऑल व्हाट वी डू। एंड बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके उनके लिए हम वो कपड़े बनाते हैं, ना कि बच्चे अपने लिए बनाएं। सो जैसे इस साल हम कर रहे हैं, तो हम यूनिक्स के साथ मिलके बना रहे हैं प्रोजेक्ट उनका। सो ईच स्टूडेंट विल बी डिजाइनिंग लहंगा और सलवार सूट या गाउन, जो भी उस यूनिक की चॉइस होगी, उस हिसाब से हम उसकी चॉइस का कलर, उसकी चॉइस की पहनावा, उसको डिजाइन करके, स्टिच करके, एंड देन वी प्रेजेंटेड टू देम। लास्ट ईयर हमने एक ऑर्फनेज के साथ टाई अप किया था। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनोवेशन जहां पर भी पॉसिबल होता है हमारी तरफ से, वो हम अपने स्ट्रिक्ट एक सोसाइटी जो एक प्रोसेस है उससे हट के करते रहते हैं। सिस्टर कमला, आप म्यूट है। कमला दीदी आपको म्यूट है। हाँ जी, विशाल भाई, अब मुझे कुछ कहना है, क्योंकि नेहा जी को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि वाकई में, क्योंकि जो कार्य वो कर रहे हैं वो आसान नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम चाहिए, संकल्प में दृढ़ता चाहिए, और दूसरा कंसिस्टेंसी चाहिए। सबसे बड़ी बात आज के समय में है, एक आध बार करना तो आसान होता है किसी के लिए, परंतु जीवन का इतना समय, इतनी सेवा में लगातार इतने वर्षों से करते रहना, इसके लिए बहुत निरंतर कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, वो भावना चाहिए जिसको लेकर वो चल रहे हैं। एंड वी ट्रूली हार्टिली appreciate and really appreciate and say, I would like to say really thank you on behalf of the world souls, and especially हमारे देश के लिए आप इतना कर रहे हैं, देश के बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये तो आपकी जो मेहनत है, जो आपका योगदान है, इसकी हम थैंक यू कह के तो तुलना कर ही नहीं सकते हैं। ये थैंक यू से बहुत बड़ी चीज है। आप सदा अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर सफल होते रहें, और ईश्वर आपको वो ऊर्जा सदा बनाकर रखे, देता रहे, कि आप में वो ताकत बनी रहे जो आप औरों को भी सुख देते रहें। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली आपने एक बात कही कि जो आपका म्यूट हो गया है नेहा बेन। सॉरी, Again, I think you're gone on mute. I think so. I'm back, I hope. Yeah. So कि कांस्टेंट ऊर्जा देता रहे, इसके लिए मैं डेफिनेटली बहुत लकी महसूस करती हूँ कि कि गॉड ने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस संस्था से जुड़ पाई, जो इतना
ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ कि जो काम वो कर रहे हैं वो दे रियली मीन इट. एंड थैंक्स टू एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. अगर ये अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलती तो शायद मैं भी एक साधारण इंसान जो अपने ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, यही कार्य कर रही होती. बट इट इज ट्रूली अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली and I could contribute positively. That is something which I am indebted to God for. दीदी सच में हम बहुत लकी हैं कि हमें आपको सुनने को मिला दीदी. आपका हम सभी की तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी. कितना आपने बताया, जितना आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं सच में शायद उनका अपना भी ना कर पाए. किस तरह बेसिक से लेकर उन्हें कहाँ तक पहुंचाया दीदी. हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं दीदी. आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे श्रोतागण. अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न दीदी से पूछ सकते हैं. ओम शांति. नमस्कार. पहले तो बहुत अच्छा लगा आपने जो जो बोला, और जो आपकी फाउंडेशन है और जो ब्रह्मा कुमारी जो नाम राशि से मिलता है. हमारा भी शिव बाबा एक परम पिता परमात्मा जो हमें चला रहा है, और आपका सैमुअल फाउंडेशन ऐसे एज अ कॉमन इन देयर. सो इट्स गुड टू हियर. और जैसा आपने बताया ब्रह्म कुमार जी जी ब्रह्मा कुमारी, इट्स आप तो जानते ही होंगे. और आपने बताया एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन. तो हमारे यहाँ पे दीदी एक ऐसे कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं तुम जो हो जैसे हो मेरे हो. एक्सेप्टेंस, अफेक्शनेटली एक्सेप्ट. जो भी आया उसको स्वीकार किया, देन स्टार्ट. यू आर डूइंग द सेम थिंग. लाइक जितना आपने बताया तो उससे यही समझ में आया कि एक बार आ जाओ, then your whole responsibility is mine and I will make you whatever you want to be. So इसके लिए आपको बहुत बहुत praise and thank you and congratulations. तो मेरा questions बस बताएं. And my question is that like you said you start to teach them discipline. So is there some spiritual content in making them discipline are there, or it's a total schooling system you employ? Because क्योंकि हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हमारा डिसिप्लिन सेल्फ से शुरू होता है, जैसा कमला दीदी ने भी शुरू में बताया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. तो उसमें आप वो कैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए एम्पावर करते हैं? अगर प्रोसेस पे एनलाइट करना चाहें हमें तो आई वुड लाइक. जी जरूर. सो जैसे आपने कहा कि वेदर इट इज अ स्कूलिंग सिस्टम या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप का और सेल्फ चेंज, सो हम दोनों को ब्लेंड करके आगे चलते हैं. सो जैसे विशाल ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर स्टूडेंट को हम वैल्यूज 10 वैल्यूज हैं फाउंडेशन की जो हम हर बच्चे में इनकलकेट करते हैं. दीज आर थ्रू लेक्चर्स. हम ब्रह्म कुमारी से भी बहुत बार सिस्टर्स को बुलाते हैं कि आके वो लेक्चर्स ले बच्चों के, ताकि बच्चों को ये मालूम चले कि इट इज नॉट अबाउट सेल्फ. क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में एवरीथिंग बिकम्स वेरी मटेरियलिस्टिक. सो बच्चों को ये सोचना पड़ता है कि यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन योरसेल्फ. सो ये जो वैल्यूज, जो 10 वैल्यूज हैं हमारी, जिसमें एक ऑनेस्टी है, एंड ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ डायरेक्टेड है. सो हमारे जो वैल्यूज हैं दे आर आल्सो लिटिल बिट डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस. जैसे ऑनेस्टी है, मॉडेस्टी है, टॉलरेंस है, रिलायबिलिटी, commitment to work, sense of duty. It is not related just with the work. Sense of duty, it could be a duty as a citizen of India. And इसके लिए what we do is we have lot of lectures. बहुत से लोगों को हम बुलाते हैं बाहर से जिसमें वो बच्चों को जागरूक करें. जैसे ट्रैफिक पुलिस, कि it is not the कि ट्रैफिक पुलिस को आपको कंट्रोल करना है. It is your duty to protect yourself. It is your duty to protect others. You cannot drive rashly. You cannot spit in the open, and you cannot cross the road while having your mobile
तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बच्चों को बताते हैं, एंड ऑब्वियसली द स्कूलिंग सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन तो है ही है. सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स. एंड जैसे आपने बोला कि ब्रह्म कुमारी से, आई थिंक सो आई हैव बीन एसोसिएटेड since last 20 years, since I started working for the foundation. उससे पहले से I am associated, and संजीव जी, सिस्टर बृंदा, सिस्टर कमला, इन सबको मैं बहुत अच्छी तरह से इंटरैक्ट कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. And they have, it is not just restricted with my work, but personally मेरी growth I would say कि बहुत हुई है. The perception of world after ब्रह्म कुमारी से मेरे इंटरेक्शंस के बाद से. पहले इतनी अकल भी नहीं थी और समझ भी नहीं थी इतनी, बट कॉन्स्टेंटली इन टच रहने से एक पर्सपेक्टिव चेंज तो डेफिनेटली मेरे अंदर भी आया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर और भी किसी का प्रश्न है वो भी दीदी से पूछ सकता है. दीदी सभी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है. मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो तो दीदी आपका It is a very difficult question. To be honest, आपकी आवाज बीच में कट रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जो मुझे समझ में आया, आप पूछना चाह रहे हैं कि इंस्पिरेशन कौन है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कह रहा हूँ कि सभी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है. तो आपका रोल मॉडल, आप किसको ऐसा अपने साथ लेके चलते हैं जो आपको मोटिवेट करता है? टू बी ऑनेस्ट, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है उस चीज का. इट कम्स फ्रॉम विद इन. मोटिवेशन अगर आपके अंदर नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, तो बाहर से किसी को देख के इन्फ्लुएंस होना वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है. आप थोड़ी देर के लिए, से फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखते हो तो आप स्पेल बाउंड होते हो उस मूवी के अंदर, एंड देन व्हेन यू आर आउट इन द वर्ल्ड तो उस मूवी का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है. सो जहाँ तक मुझे पर्सनली फील होता है कि इट इज अ नेचुरल ग्रोथ जो मेरी होती रही, जिसकी वजह से कंपैशन थोड़ा बढ़ता रहा, एंड डेडिकेशन. तो वो इट केम फ्रॉम इनसाइड. एंड अगर मैं वर्क से रिलेटेड स्पेसिफिकली बोलूं तो आई वुड से मेरे जो बॉस हैं, ही इज अ जर्मन पर्सन, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हाउ टू, किस तरह से हम चीज़ों को देखें, क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से. लेट मी पुट इट लाइक दैट. वो हर चीज़ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो जो ग्रोथ ऑफ माइंड होती है, स्पेशली प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो मुझे लगता है कि मुझे उनसे मिली है. एंड apart from this, जो dedication towards my work है, that is something which is intrinsic. वो मैंने किसी से देख के मैं प्रभावित नहीं हुई. and it is always कि ये जो बच्चे आते हैं इतने मजबूर होते हैं and इतना उनमें कैलिबर होता है. मुझे लगता है कि if I don't work hard, I don't, मतलब just because मैंने थोड़ा सा आलस किया उससे एक इंसान की जिंदगी जुड़ी हुई है. तो फायदा क्या है? That is the drive that makes me forward. दीदी मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन था. जैसे दीदी हम कभी किसी रास्ते पर चलते हैं, हमें ऐसा एक चलते हमें लगता है कि दीदी कभी कि कुछ ऐसा आता है कि हमें लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं या नहीं है, या कोई चीज हमें डिमोटिवेट कर रही है. या बस ये पूछना चाहूंगा, कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जब से आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं कि
कभी डिमोटिवेट फील हुआ हो, फिर आपने अपने आप को कैसा कौन सा पुश है जो दिया हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये? मोटिवेशन, लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। मोटिवेशन मिलता है सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे आते हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ में चेंज आता है, वो बहुत मोटिवेटिंग होता है। कैसे उनके घर में, मतलब एक रूम के घर में रह रहे हैं 11-11 लोग, और बच्चे ने कोर्स कंप्लीट किया, एंड देन यू विजिट देम, देयर इज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड बच्चों में जो ग्रैटिट्यूड होता है कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, आप मतलब फाउंडेशन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो दैट इज मोटिवेटिंग इनफ। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत मोटिवेट करता है। डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं, बट वो बहुत टेम्पररी फेज के होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट कर गया डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, कोई बच्चा नहीं कर पाया, बट अदरवाइज पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगता। मोमेंटरी डिमोटिवेशंस आते रहते हैं, एंड उसी के लिए ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था होती है, जहां आप सिस्टर से या भाई संजीव से बात करते हो, आप फिर से भी मोटिवेट हो जाते हो कि अच्छा, दिस इज, ये थिंकिंग का पैटर्न गलत है, and I have to align my thinking and go straight. This is the correct direction. थैंक यू सो मच दीदी। अभी दीदी मेरा कमला दीदी से भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी भाई। दीदी आपने 17 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब किया है, फिर आपने अचानक वो सब छोड़कर ईश्वरीय कार्य में या कहीं परमात्म कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा वो प्रेरक था या ऐसा कौन सा वो मोटिवेशन था जो आपने इतना लंबे टाइम की सर्विस को छोड़कर अचानक परमात्मा की सर्विस में या कहीं परमात्मा के कार्यों में अपना जीवन समर्पित किया? दीदी अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ विशाल भाई, ये अचानक तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बचपन से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, इस संस्था से कनेक्शन में थी, तो बचपन से सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी। धीरे धीरे मुझे मेडिटेशन करते करते ये समझ में आने लगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे मन की, बुद्धि की, क्षमताओं की, और इसका सदा विकास होता रहे। हम सब कुछ करें, हम समाज को छोड़े नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं। मैंने देखा हमारे जो बड़े थे ऑर्गेनाइजेशन में, और भी जो हमसे पहले आए थे, जिन्होंने इतनी अपने जीवन से बहुत अच्छा योगदान, वो खुद भी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत सशक्त होकर जी रहे हैं, और आई हुई स्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो रही है। और वो कैसे पैदा हो रही है? वो स्पिरिचुअल विजडम, उस अवेकनिंग की वजह से हो रही है। और मैंने देखा, क्योंकि पढ़ाई की है, लिखाई की है, पढ़ा लिखा इंसान हमेशा एक अवेकेंड सोल माना जाता है। इन जनरल देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन हमें अवेकनिंग देती है। और वो अलग बात है कि बाद में हम अपना डायरेक्शन क्या चूज करते हैं, पर एक इंटरनल अवेकनिंग, जागरूकता जरूर आती है। जनरल संसार के बारे में, सिस्टम के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में एक जागरूकता आती है। तो जब मैंने देखा कि पढ़ने लिखने से ही सिर्फ काफी नहीं होता है, सिर्फ खुद नौकरी कर लो ये काफी नहीं है, पर क्यों ना एक ऐसा जीवन हो, जो मैंने देखा कि कितने अच्छे से रोज एक नए दिन की तरह जीवन को जी रहे हैं, एक अच्छे प्रोडक्टिव कार्य में लगे हुए हैं, और रोज ऊर्जावान हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सुबह 3 या 4 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती है, रात को 10 बजे पूरी होती है, पर सारा दिन ऊर्जावान खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, और दूसरों के अंदर भी बल भरते हैं, निराश आत्माओं के अंदर शक्ति भरते हैं, निर्बल आत्माओं को बल देते हैं। और कोई आत्मा जो, अगर मान लीजिए किसी आत्मा के मनोबल में कमी आ रही है, उसको सहारा देते हैं। कोई अशांत है, उसको शांति का सहयोग देते हैं, उसको शांत रहना सिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि खुद पर डिपेंड कर देते हैं, परंतु उनको भी इंडिपेंडेंट, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट भी वो कैसे बना रहे हैं, और बहुत सालों से देख रही थी। तो मेरे मन में ये बात पहले से जरूर पक्की हो रही थी कि मुझे भी
सेवा करनी है। और सेवा कैसे करनी है, ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी कि सेवा सिर्फ मैं कार्य करके नहीं कर सकती हूँ। यहाँ की सेवा, यहाँ ईश्वर की संस्था है, ईश्वरीय परिवार है, और यहाँ धारणाओं से सेवा हो सकती है। खुद कुछ चीजें हम इम्बाइब करें, स्व के अंदर परिवर्तन लाएं, स्व को इतना अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखें, ताकि ऑटोमेटिकली ईश्वर हमसे सेवा करा सके। तो ये बात जब मुझे दिखती थी तो हमेशा मन में आता था मुझे भी ये करना है। तो ये अचानक तो नहीं हुआ, लक्ष्य हमेशा से था, हाँ, लेकिन इसको कार्यान्वित करने में समय जरूर लगा, क्योंकि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको पूरा करने के बाद अधूरा नहीं छोड़ा कुछ भी। और मैं समझती हूँ इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी लाइफ में भगवान के बहुत सारे मिरेकल्स हैं, प्रैक्टिकल मिरेकल्स। अगर मैं गिनने जाऊं तो शायद हर पल का एक एग्जाम्पल निकल के आएगा, हर पल का, हर परिस्थिति का, हर स्थिति का, हर व्यक्ति के साथ का, हर सिचुएशन का मेरे को भगवान का सहयोग प्रैक्टिकली मिलता आ रहा है, और अभी भी मिलता है, और मुझे पूरा निश्चय कि मिलेगा हर समय। जानना चाहेंगे कोई एक खास अनुभव दीदी जो आपको सबसे अच्छा अनुभव हुआ, वो सारे अनुभवों में से कोई भी एक दीदी। हाँ जी, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं। वैसे तो मैं हंसी हंसी में एक अनुभव तो लाइटली सुना देती हूँ, ऑन द लाइटर वेन। मैं ड्राइव करती हूँ तो एक दो बार ऐसा भी हुआ है मेरी, क्योंकि हम लोग घर से निकलते हैं तो मेडिटेशन या ईश्वर को याद करके मैं प्यारे परमात्मा पिता से छुट्टी लेकर घर से बाहर निकलती हूँ, और जो कार्य करना होता है उसके प्रति उनके सामने संकल्प रखती हूँ। और ऐसा मेरा रिश्ता है, हम लोग ऐसा एक कनेक्शन फील करते हैं भगवान के साथ, जैसे वो मेरा माता पिता है और मेरे साथ है, और मेरे हर कार्य में वो मेरे साथी है। तो मैं हमेशा कह के बाहर निकलती थी। एक दो बार ऐसा हुआ, गाड़ी का टायर भी अगर मेरा पंचर होगा ना तो वो टायर शॉप के सामने ही होगा, दूर नहीं होगा। ये तो खैर ऑन अ लाइटर वेन में कहती हूँ, पर there was one, there has been a few big instances in my life. I had lost my Lokik parents, because my permanent parent of the soul is the God. I truly believe that, and I go with that. But my Lokik parents, the parents for this body, my mother and my father, expired a little early. When I was 15, my mother expired, and when I was a little older, my father also expired. But I realized that मुझे उस समय नहीं पता चला था ये बात, लेकिन अब मैं अगर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो देखती हूँ कि ये वैसे तो जीवन में, लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा लॉस होता है, और होता भी है, क्योंकि पेरेंट्स हैं, कोई आसान बात तो नहीं होती है when you lose them, and especially both of them. So I have siblings to take care of them also. लेकिन when I lost them, I found that I had a very strange kind of strength in me to recover very faster from that loss. It kept me so strong that I didn't go into depression. I didn't feel lonely anytime. Even now today, I don't remember and cry for them. I don't do that anymore. Why? Because there is no point crying, because I know that I have a real parent to take care of me. He's with me all the time. लेकिन क्या होता है, मदर फादर को लूज करने के बाद मुझे उस लॉस से जो रिकवरी करने की शक्ति थी वो मेडिटेशन के कारण ही मिली, और कोई ताकत मुझे वो शक्ति नहीं दे सकती थी। और दूसरा, जो जिम्मेवारियां मुझे अपने सिबलिंग्स के प्रति थी, अपने परिवार के प्रति थी, वो निभाने में मैं देखती हूँ कि निभाया। लोगों को लगता था कि इसके पेरेंट्स नहीं है, ये अकेली है, कैसे करती होगी, पर मुझे कभी भी ये संकल्प नहीं आता था कि मैं अकेली हूं या मुझे मेरे सिर्फ पेरेंट्स नहीं। आई हैव नेवर एवर फेल्ट दैट लोनलीनेस, क्योंकि वो स्थान परमात्मा ने भरा है मेरे जीवन में, और वो स्ट्रेंथ मुझे आज भी महसूस होती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी शाय। आई वाज अ शाय गर्ल इनिशियली in the younger age. I was a very shy person, very introvert. मैं शायद महीनों तक कोई मुझे आवाज अगर मेरे संगठन में नहीं सुनेगा तो कोई बड़ी बात नहीं थी। I used to speak very less. But now whatever I have learned in my life, whether it is small or big,
I truly believe, and which is a fact also, that it is only and only because I've been meditating and I have a company of the God, I'm able to do anything that I'm doing today. Otherwise, it was not possible for me as a person. Om Shanti. में दीदी, नेहा दीदी और आप सच में हमारे लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप जैसे सोल्स यहाँ हैं तो भारत का स्वर्णिम युग बनना निश्चित है, भारत का महान बने रहना निश्चित है। आपका दीदी, कमला दीदी, आपका और नेहा दीदी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पुष्पा दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे, दीदी हमें 5 मिनट मेडिटेशन करवाएं और हम इस सत्र का अंत करें। मैं पुष्पा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीदी 5 मिनट मेडिटेशन करवाएं। ओम शांति। अभी हम सभी थोड़े पलों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे। हाथ में अगर कोई भी चीज है तो उसको साइड में रख देंगे। और इस मेडिटेशन को करते समय हम कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें खुली हों। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अपना सारा ध्यान अपने विचारों के ऊपर लाएंगे। अभी जितनी भी बातें मैंने विचारों के रूप में सुना, ये सारी अच्छी बातें जो मुझ में रिकॉर्ड हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर, जहां तिलक लगाते हैं, अपने मन को वहां पर एकाग्र करेंगे। फील करेंगे मेरे माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा लाइट, केवल महसूस करेंगे एक छोटा सा वाइट लाइट मेरे माथे पर चमक रहा है, जो इस पूरे शरीर का संचालन करता है। वो इस शरीर में बैठकर इन आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, और रियलिटी में मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। ये शरीर मेरा गाड़ी है, जिसके अंदर बैठकर मैं इस जीवन रूपी यात्रा को तय कर रहा हूं। मुझ आत्मा में सद्गुण समाये हैं, अच्छी फीलिंग है, जिसके होने का मुझे एहसास होता है। अब अपने मन की आंखों से भगवान को भी एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अपने सामने मन की आंखों से देखेंगे। जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ऐसे मुझ बिंदु के पिता भी निराकार ज्योति स्वरूप है। वो सद्गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। मुझ में उसी के गुण समाये हैं।
मैं उसी की संतान हूँ। मेरे जीवन की हर अच्छाई, हर विशेषता भगवान की शक्ति है जो मुझे उसने दी है। अब बहुत प्यार से उस परमात्मा से अपने दिल की कोई एक बात दिल से कहेंगे, अपने दिल से। वो सदा का मेरा साथी है, वो है तो मैं हूँ। मेरे जीवन में उसका साथ ही मेरे जीवन की विशेषता है। मैं एक बिंदु हूँ, आत्मा हूँ, और वो मेरा पिता निराकार ज्योति स्वरूप है। फिर से अपना ध्यान माथे पर। ओम शांति। थैंक यू सो मच पुष्पा दीदी। थैंक यू आप सभी को। डॉक्टर नेहा दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और कमला दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सत्र का अंत करेंगे। ओम शांति।